जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स के चैप्टर परसेंटेज के इस दूसरे लेक्चर में। साथियों, इसके पहले हमने परसेंटेज के बारे में काफ़ी चर्चाएं की, जिसमें हमने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका रिवीजन ज़रूरी है, तो उसलिए एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि आसान हैं। हम उनको लगाने के बाद अपने अच्छे लेवल के प्रश्नों को करने वाले। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप। तो चलिए अपने प्रश्नों को लगाना स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड। हाँ, प्रश्न क्या है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तदनुसार बी की आय ए की आय से कितनी कम है? साथियों, आपको एक चीज़, अगर आप किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं या फिर आप प्रश्न लगाना चाह रहे हैं या लगा रहे हैं, उस समय आप प्रश्नों में कठिनाई नहीं आएगी अगर आप दो काम करेंगे। एक, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, जितना ध्यान से हो सके उतने ध्यान से पढ़िए। और दूसरा, उसमें दिए गए डिटेल पर चर्चा कीजिए। जैसे इसमें कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं, कुछ मानक है जिनको दिए गए हैं, और जो हमें ज्ञात करना है वो दिया गया है। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्नों को लगा पाएंगे अगर हम ये समझ पाएंगे कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये हमें दिया गया है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। कैसे? ये है ए की आय और ये है बी की आय। कह रहा है जो ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है। अब बी की आय से 25% अधिक है, तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 125। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। या अगर हम कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को लगाएं तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम पहले 25 का फ्रैक्शन कर दें। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। ठीक, कैसे? 25/100 करेंगे तो वहां से आपको 1/4 मिलेगा। कह रहा है बी की आय से, मतलब कंपेरिजन जो हो रहा है बी की आय से, कह रहा है जिससे जिससे अगर प्रश्न में ये आपको दिखे कि ए से बी से सी से, तो जिससे हो रहा है वो आपको नीचे दिया रहेगा। तो बी से कम है, तो अगर बी की आय 4 है तो 4 पर 1 कम है। ठीक, तो अगर 4 है 1 अधिक है, 4 पर 1 अधिक है तो ये है 5। ठीक, देखिए अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपके यहाँ से जो काटा कूटी बचता है ना, जैसे 25 से काटेंगे, 25 पंच 125, 25 चौका 100, तो 5 4 वैसे आया, 5 4 वैसे आया। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ये काटना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आप इस तरीके से लगाएंगे, 100 मान के नहीं लगाएंगे। तो प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़िए। क्या कह रहा है प्रश्न? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन 1/4। अगर बी की आय 4 है तो ए की आय कितना होगा? 5। प्रश्न कह रहा है, क्या पूछ रहा है कि बी की आय है ए की आय से कितनी कम है। देखिए जी, बी की आय है, बी की आय कम है ए से, हाँ बिल्कुल कम है। और पूछ रहा है कितनी कम है। हमारा विकल्प है परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज में निकालना है कितना परसेंट कम है। तो कैसे निकालेंगे? पहले कितना कम है? 1 कम है। किससे? देखिए ए की आय से, ए की आय से। ठीक, तो नीचे कौन रहेगा? 4 या 5? तो नीचे 5 रहेगा। ठीक, 1/5 परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा और परसेंटेज। ठीक, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ से काट दीजिए, 20 पंचे 100। ठीक, 20 उत्तर होगा इसका सही। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ जो आपको बहुत काम आएगा। कई सारे प्रश्नों में कहीं कहीं ये अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा, बस आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैसे? देखिए एक ट्रिक ये है कि अगर इस तरीके का आपको प्रश्न दिया रहे, इस तरीके का प्रश्न दिया रहे कि 25% अधिक है, 25% अधिक है, और पूछे कितना कम है, तो 25 के बाद 25 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। कितना कम है पूछ रहा है, तो हमको क्या याद करना है? 1/5। इससे तुरंत कम कौन सा मान होगा? सही में 1/5। तो 1/5 का मान 20%। आप ऐसे कई सारे प्रश्न लगाएंगे अगर आपको दिया रहे कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो पूछे कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो 10% का मान 1/10। कम पूछ रहा है तो 1/10 से तुरंत कम कौन होगा? 1/11। क्या होगा? 1/11। 1/11 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/11 का फ्रैक्शन हमने आपको बताया था, 9 से ही 1/11%। अगर ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 9 से 1/11% कम होगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं जो कह रहा हूँ बस यही नहीं, आप अपना खुद लगाइएगा प्रश्नों को, तो आप देख पाएंगे कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो सही है।
एक चीज़ आप ये समझिए कि जैसे ये हो गया 25%, अगर कहे आपसे कि जो ए की आय है बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो 16 सही 2/3 किसका है, 1/6 का। इससे तुरंत कम पूछ रहा है, तो तुरंत कम कौन है, 1/7। 1/7 का मतलब कितना, 14 सही 2/7%। तो अगर ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, तो बी की आय जो ए की आय से 14 सही 2/7% कम होगा। ये एक ट्रिक है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने जो बताया वो ट्रिक अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस तरीके से प्रश्न लगाइएगा जैसे हमने इससे पहले बताया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक, समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। हालांकि इसके पहले वाले जो हमने लेक्चर में इस तरीके के सवाल को बताया था, लेकिन वहां हमने इस कॉन्सेप्ट को बताना भूल गया था, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, चलिए प्रश्न क्या है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ये चीज बताया था, क्या बताया था आपको, ये बताया था कि कोई चीज पहले x% बढ़ी या घटी, फिर x% अगर यहां बढ़ी तो यहां घट गई, तो आपसे पूछेगा कि कुल कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, तो हमने आपसे बताया था वृद्धि नहीं होगी, कम होगी। कितना कम होगा, x²/100 का, x²/100 का। ये निगेटिव में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कम होगा। तो इस तरीके से अगर संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, तो कुल कितने परसेंट का वृद्धि हुआ या कम हुआ, तो कम होगा। कितने परसेंट का कम होगा, यहां देखिए 20 × 20 करेंगे कितना आएगा, 400। 20 × 20 400/100, हमने आपको बताया यहां से x²/100, तो कुछ कम हुआ। हाँ, कम हुआ कितना, 400/100, ये कम हुआ। इसको काट देंगे तो कितना, 4% कम हुआ। ठीक, कह रहा है जो परिणामी संख्या है मूल संख्या से, मतलब जो संख्या आ रही है, अच्छा 4% का फ्रैक्शन कितना होता है। सवाल को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, 4% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/25, 25 चौका नहीं, 4%, 1/25। हाँ ठीक है, कह रहा है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। जो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से 20% कम है। देखिए यहाँ अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको इसके पहले एक चीज बता दूं कि अगर परसेंट है, परसेंट हटाते हैं, जैसे हमने इसके पहले आपको कई सारी बार बताया है, मतलब कम से कम 3 बार तो बता ही चुका हूं कि 1/100 बराबर परसेंट, या परसेंट बराबर 1/100। तो यहाँ से हमें फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंट हटाना है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/100। तो इस 4 × 1/100 करेंगे। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं जिससे आपको सारी से ये समझ में आए। 4 1/100, यहाँ से आ गया क्या, अब परसेंट हट गया, ये फ्रैक्शन में हो गया, यहाँ परसेंट अब नहीं लगेगा, तो 4/100 को 1/25 लिख सकते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ फ्रैक्शन लिखा। ठीक, आपको हो सकता है ये चीजें समझ में आ गई हूँ, समझ में आई है तो बहुत बढ़िया बात है। क्या कह रहा है कि जो परिणामी संख्या है मूल संख्या से 25 कम है। अब बताओ मूल संख्या से, क्या कहा प्रश्न में, मूल संख्या से, तो इसमें मूल संख्या कौन सी है, यह है 25 मूल संख्या, मूल संख्या। ठीक, अच्छा परिणामी संख्या कौन सी होगी, 25 में 1 कम हो रहा है, 25 में 1 कम हो रहा है, तो जो परिणामी संख्या होगी वो कितनी होगी, 24। परिणामी संख्या 24 होगी। अब क्या कहा, मूल संख्या से 20 कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई क्या, आ गई है। कह रहे मूल संख्या, मूल संख्या इसमें कौन है, 25, तो 25 × 20 कर दीजिए, क्या होगा 25, ये कैसा 5 लिखा गया, क्या कह रहा है 25 × 20, 25 दूना 50, 500, ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, एक बार फिर से समझा दें आपको। कहा एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि होती है। तो हमने कल इस चीज को समझा था कि अगर कोई पहले 20% बढ़ा फिर 20% कम हुआ, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कम हुई। तो हमने आपको बताया कि अगर कोई चीज समान जो पहले है, जैसे मान लिया कि पहले x% वृद्धि की गई या कम की गई, फिर दूसरी बार x% अगर पहले वृद्धि की गई तो बाद में कम की गई। ठीक, तो दोनों बार अगर x% है तो ये बराबर नहीं होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा, कम होगा। ठीक, कितना कम होगा, x²/100, यहाँ पर x का मतलब 20 है, तो 20 × 20 कितना हो गया, 400/100, यहाँ से 4% क्या हुआ, कम।
अब 4% कम का मतलब है, इसको हमने फ्रैक्शन में बदला तो 1/25। तो 1/25 में कुछ चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। 1/25 में मूल संख्या क्या होगा? 25। कैसे कह रहा है? मूल संख्या से कम है ना, तो मूल संख्या 25 होगा। और कम कितना है? 1। तो 25 में से अगर 1 कम करेंगे तो 24। मतलब पहले संख्या 25 थी तो अब कितनी बची? 24। ठीक है ना? अच्छा, और वास्तव में इसमें कम कितना हुआ? 1 की वैल्यू हमें दी है 20। ठीक, तो 20 और हमें पूछ रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या है 25 और गुणे 20 करेंगे तो हमें 25 का वैल्यू मिल जाएगा। तो 25 गुना 50 आया समझ में? ठीक है ना? हम कोशिश करेंगे, हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको एक एक प्रश्न, एक सिंगल प्रश्न ऐसा ना छूटे जो आपको समझ में ना आए। ठीक है ना? आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? एक संख्या का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। अब बताओ, एक दुकानदार है जो कि बहुत ही होशियार है। वो क्या करता है? उसका विक्रय जो हो रहा था, बिक्री हो रहा था, कम हो रहा था। उसने क्या किया? अपने दाम को, अपनी वस्तु के दाम को कम कर दिया। अगर कम किया तो उसका बिक्री कुछ बढ़ गया, वो फायदा के लिए। अब बाद में फायदा हो गया, नुकसान हो गया, इसने। साथियों, हमारा काम क्या है? काम करते रहें। हमें जो लगता है, हमें पढ़ना है, पढ़ते रहें। पास होना या फेल होना, जैसे ये दुकानदार है, इसको फायदा मिले हो, मतलब फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके हाथ में नहीं। इसने क्या किया? पहले 20% कम किया, फायदा के लिए कम करा। हर कोई पास होने के लिए ही पढ़ता है। हर कोई अगर कोई मतलब कोई काम कर रहा है तो उसमें चाहता है कि उसको प्रॉफिट ही हो। तो लेकिन कई बार उसको नुकसान भी होता है, कई बार हम फेल हो जाते हैं। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, अच्छा 20% कम करने पर, अब मैं आपसे पूछूं कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि 20% का मतलब कितना? 20%, इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 20/100, मतलब 1/5। अच्छा, विक्रय मूल्य 20% कम किया तो पहले जो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य को अगर हम एसपी लिख दें, सेलिंग प्राइस, तो पहले था 5 और अब कितना हुआ? 4। सेलिंग प्राइस को यहां नहीं लिख करके यहां लिखते हैं, जिससे हमें पता रहे कि सेलिंग प्राइस ये है। पहले 5 था, अब 4 हो गया। फिर क्या हुआ? 80% की वृद्धि। 80% को क्या हम 8/10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 80% की वृद्धि हुई तो पहले 10 था, पहले कितना था उसका बिक्री? 10 था, अब कितना हो गया? 18। 10 और 8 18, 10 पे 8 बढ़ा तो 18 हो गया। तो पहले वो कितना कमाता था? 5 वस्तुएं बेचता था, हर एक 10 के मूल्य से, तो 10 पचे 50। बाद में 18 चौक 72, 18 चौक 72 रुपए कमा रहा। तो देखो ये प्रॉफिट हो गया। इसका प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? 22 रुपए का प्रॉफिट 50 पे। तो बताओ कितना परसेंट? हमें इसको 100 करना है तो गुणे 2 कर देंगे तो आगे कितना? 44% की वृद्धि हो गई। आया समझ में ना? एक बार इसको रिपीट करें या फिर आगे चले? चलिए रिपीट कर देते हैं। कह रहा है संख्या का विक्रय मूल्य 20% कम किया तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब पहले अगर वो 5 था तो उसने 5 पर 1 कम किया तो 4। ठीक, अच्छा 1 क्या है? वो 20% का मान है। 5 का 20% कितना हो? आप निकालिए 5 का 20% मतलब बटे 100। 20 पंजे 100, 5 से 5 काटा 1 आया, तो 1 ही तो कम किया। हाँ, तो 20% कम किया मतलब पहले अगर 5 था तो अब 4 हुआ। ठीक, 80% वृद्धि मतलब पहले 10 का मार्क्स 10 बेच रहा है तो अब 18 बेच रहा है। अगर 5 10 के हिसाब से बेच रहा तो 10 50 रुपए का मार्क कमा रहा है। 18 रुपए तो हमारा कितना कितना प्रॉफिट हुआ? 22 रुपए का। 50 में बेच रहा था, अब बेच रहा है, हो रहा है ना? 22 का 50। हमने 50 क्यों लिखा? क्योंकि कह रहा है किससे, तो 50 से ही तो हुआ 22 रुपए प्रॉफिट। हमें इसका परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए? परसेंट। ठीक, तो 50 दूना 100, 22 दूना 44%। अगले प्रश्न पर चलते हैं जिसे आपको समझना है। साथियों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिससे उनको भी पता चले कि कोई ऐसा बैच चल रहा है या कोई ऐसा लेक्चर चल रहा है जिसमें सारे प्रश्न समझाए जाते हैं। क्या कह रहा है? यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाए और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो? इसको लगाने के लिए आपको कई सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? पहले तो शंकु के बारे में पता होनी चाहिए। ये है शंकु, शंकु। और अगर आपको कुछ शंकु के बारे में कुछ नहीं पता तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि उस शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? आप समझ लीजिए कि शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कौन है? इसकी त्रिज्या हो गई आर और यहां से इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक, और हमको परसेंट निकालना है तो हमें यहां पर 1/3 पाई जो कि कांस्टेंट है इसका मान नहीं लेना पड़ेगा। देखिए फार्मूला यही होता है, लेकिन हमें आर स्क्वायर एच पर फोकस करना है जिससे हमें यह पता चले कि अगर त्रिज्या को कम किया और ऊंचाई को बढ़ाया तो क्या उसके आयतन में कुछ परिवर्तन हुआ? ये तो कांस्टेंट है।
ठीक, तो कांस्टेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं कि पहले उसका आयतन कितना था। तो त्रिज्या 10% कम कर रहा है, 10% का फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब अगर त्रिज्या त्रिज्या पहले 10 था, त्रिज्या पहले 10 था, तो अब कितना हो गया, 10 पर 1 कम किया तो अब हो गया 9। यहां लिख देते हैं आर, जिससे पता रहे कि ये आर का मान है, मतलब त्रिज्या का मान है। फिर कहा ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाए, ऊंचाई को 40%, 40% का मतलब 4/10 या 2/5, 2/5, 2/5 बढ़ाया गया, मतलब अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया 2। ठीक, हमें क्या पता करना है कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो आयतन कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच पर हमें फोकस करना है, क्योंकि 1/3 पाई इसमें भी 1/3 पाई उसमें भी, तो आर स्क्वायर एच पर हम फोकस करते हैं। यहां से आर स्क्वायर एच क्या होगा, 10 × 10 100, 100 × 5 कितना होगा 500, 100 × 100 मतलब 100 × 5 500। ये क्या हो गया उसका वैल्यूम, यहाँ से ये उसका एच जो पहले था ये बाद में है, यहाँ से उसका वैल्यूम जो पहले अब बाद में क्या होगा, यहाँ से इसका वैल्यूम निकालिए, कितनी निकलेगा आर स्क्वायर, तो 9 × 9, 9 9 81, 81 और एच × 2 करेंगे तो 81 × 2 कितना हो गया, 81 × 2 162। ठीक, क्या यहाँ पर सही चीजें लिखी हुई है, एक सेकंड, यहाँ देखिए 5 है, वृद्धि कर रहा है तो 5 पे 2 बढ़ाया, 5 पे 2 बढ़ाया तो कितना हो गया 7, 5 पे 2 बढ़ाया कितना हो गया 7। अब 9 9 81, 81 × 7 तो कितना होगा, 81 × 7 कितना होगा 567। कैसे, गुणा कर दीजिए, 81 × 7, 7 करने 7 और 7 8 567, 5 से 7। अब हमसे क्या प्रश्न में पूछा, अच्छा यहां तक क्या आपको समझ में आया कि यहां से हमने कैसे निकाला कि पहले उसका आयतन क्या था, अब उसका आयतन क्या है। आयतन के लिए आर स्क्वायर को मतलब त्रिज्या को का वर्ग करके उसमें ऊंचाई का गुणा करेंगे तो हमें एक उसका आयतन मिल जाएगा। तो यहां से हमें आयतन क्या मिला, त्रिज्या का स्क्वायर किया, त्रिज्या क्या है आर मतलब 10, पहले 10 था, उसका स्क्वायर किया तो 10 × 10 कितना हो गया 100, उसमें हमने यच का गुणा किया तो कितना हो गया 500। फिर यहाँ भी हमने 20 स्क्वायर किया, मतलब 9 × 9 किया 81 हुआ, 81 × 7 किया कितना है 567। कह रहा कितने % की वृद्धि या गिरावट होती है। क्या आपको आवाज में कोई परेशानी है, नहीं है, हमें दिख रहा है कि आपको परेशानी नहीं है, तो चलिए लगाते हैं कितना % वृद्धि हुआ। देखिए वृद्धि तो हो रहा है ना, गिरावट तो नहीं हुआ, वृद्धि हुआ, तो पहले इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों में गिरावट हो रहा है, इन्हीं दोनों में से एक हमको सही है। ठीक, कितने % का हुआ, मतलब 67 का वृद्धि हुआ 67 का, और कितने पर 500 पर, तो हमें 67 का वृद्धि हुआ। यहाँ से क्या कर देंगे गुणे 100 से काट देंगे आएगा 5, 5 से भाग देंगे तो 5 करें 5 13 पैसे 65, 13.4 ये सही होगा, ना कि 1.34। हमारा उत्तर कौन सा सही, डी। क्या प्रश्न आपको पूरा समझ में आया, बिल्कुल पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, जिससे और लोगों तक यूट्यूब सजेशन में भेजें। क्या कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई। अब देखिए यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, घन की। जैसे हमने शंकु के बारे में चर्चा किया, उसी तरीके से आपको घन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। जैसे कैसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप कैसे लगा पाएंगे। तो घन का, हाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले भुजा में 50% की वृद्धि। घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ये गलत किया हमने कुछ, इसको फिर से पता बनाने की कुछ प्रयास करते हैं। कैसे बनेगा, ये हो गया एक घन, ये ठीक, इसकी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों बराबर है, ठीक है ना, ये घन है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो हमें पता है इसकी कितने पृष्ठ, 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितने पृष्ठ 6, और 6 का क्षेत्रफल 6a²। ये हो गया इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। हमें यहाँ पर क्या ध्यान में देना पड़ेगा, a² में क्या ध्यान में देंगे हम, a², क्योंकि 6 दोनों में कांस्टेंट है, तो हम 6 को अभी हटाते हैं। तो सवाल लगाइए, कह रहा है प्रत्येक भुजा में 50%, 50% का मतलब 1/2, मतलब उसकी पहले भुजा 2 थी, अब भुजा हो गई कितनी 3, तो 2 दूनी 4, यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 4 तो यहाँ से 3 3 9, कितना बढ़ा 5 बढ़ा 4 पे, तो गुणे 100 कर दीजिए, 4 25 चौका 100, 25 पंचे 125% की वृद्धि हुई, वृद्धि। ठीक, यहाँ कह रहा है वृद्धि तो नहीं लिखा है इसलिए 125%। आया समझ में, हमने कहीं भी कुछ भी शॉर्ट में नहीं किया।
कैसे किया, भुजा में 50% की वृद्धि, तो 50% का मान 1/2, मतलब 2 पे 1 बढ़ा तो 3 हुआ। और क्षेत्रफल में हमें क्या देखना है, ए स्क्वायर, क्योंकि 6 दोनों में है तो इसलिए हमने 6 को इग्नोर किया। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, दोनों में 6 का ही गुणा होगा, तो हमने 6 से गुणा नहीं किया, ए स्क्वायर किया। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 3, ये है ए का मान। और यहाँ क्षेत्रफल में हम क्या लिख दे, एरिया, ये कैपिटल है। यहाँ से ए जो स्मॉल है वो है भुजा, कैपिटल ये है क्या, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक, ऐसा में यहाँ देखिए 5 बढ़ रहा है 4 पे, गुणे 100 किया, परसेंट में बदला 125%। ठीक है, आगे देखते हैं, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। अच्छा, जब आप अपनी सर्विस में जाएंगे तो आपको भत्ता और मूल वेतन कुछ ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा। कह रहा है जो उसका मूल वेतन है, उसके भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन के 165% है। तो भत्ता क्या है, मूल वेतन का 165%, मूल वेतन का लिख दें अगर, तो का मतलब गुड़ा, का मतलब गुड़ा 165%, 165/100। यहाँ से अगर भत्ता और मूल वेतन का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, कि जो भत्ता है और बटे मूल वेतन, मूल वेतन तो वो कितना होगा, ये नीचे आएगा तो भत्ता होगा 165 और मूल वेतन 100। ठीक, यहाँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इसका मतलब अगर उसका वेतन 100 है तो उसको भत्ता 165 मिल रहा है। ठीक, अगर उसका वेतन 100 है तो उसको कितना भत्ता मिल रहा है, 165। कर्मचारी का समग्र वेतन, मतलब समग्र वेतन का मतलब उसमें भत्ता और मूल वेतन दोनों मिला लिया, कितना हो गया, 265। वेतन 100 और भत्ता 165, तो कितना हो गया, 265। 265 का मान हमको कितना दिया है, 11,925, 11,925। तो हमसे क्या पूछा है कि उसका मूल वेतन कितना होगा। मूल वेतन मतलब 100 की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो क्या हम यहाँ से ज्ञात नहीं कर पाएंगे 100 की वैल्यू। क्या होगा, 11,925 बटे 265 और गुणे 100। इसे आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। एक बार हम इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा जल्दी, जिससे आपका टाइम बचे। और हमारा एक मित्र है जो कि कह रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आया, कितना है, 11,925, 11,925 भागा 265 आया 45। यहाँ से इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 45, और 45 में 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4500। हमारा ये उत्तर सही है। हमारे किसी भी मित्र ने कमेंट किया था कि कुछ पता नहीं क्या क्या हम समझ में नहीं पाए, कि बेसिक से बताइए या क्या। देखिए मित्र, आपके लिए एक चीज़ कहनी है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको जो नहीं समझ में आया वहाँ पर आप विस्तार से लिख पाएंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा या किस चीज़ को और बेसिक से बताना है, हम उसे आपको और अच्छे से बता पाएंगे। ठीक, इसका उत्तर कितना है, 4500। कैसे, इससे आपको भाग देना है, एक गुणा करेंगे तो आ जाएगा। आपके समय को बचाने के लिए हमने ऐसा कुछ किया। तो और इससे आप छोटे छोटे में काट भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है, अच्छा इसको डिजिटल सम से भी हम लगा सकते थे, इसको डिजिटल सम से लगा सकते थे। अगर आपको कैलकुलेशन कम करना है तो क्या करना था हमको, 11,925 में 165 से भाग देना था, गुणे 100। कहिए तो डिजिटल सम से लगा के बताएं। देखिए यहाँ है 9, 5 2 7 2 9, ऊपर कितना है 9 और 6, 6 5 11, 11 और 1 12, 2 1 3, नीचे है 3। ठीक, तो ये डिजिटल सम में क्या रहता है कि यहाँ 3 है ना, यहाँ हम एक संख्या से ऐसा गुणा करेंगे कि नीचे 1 आ जाए, अब ऊपर उसी संख्या से 9 में गुणा करेंगे। तो डिजिटल सम क्या होता है, अगर आपको कुछ पता होगा तो यहाँ किसी संख्या से भी गुणा करेंगे, हमें डिजिटल सम किससे पता होना चाहिए, 9 आना चाहिए डिजिटल सम, केवल 1 में ही है तो इससे भी 30 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अगला सवाल हम देखते हैं, क्या कह रहा है, एक गाँव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गाँव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इसको हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसके बाद का जो सवाल है जनसंख्या पर आधारित है। तो यहाँ से आप बताइए, क्या आप इसको निकाल नहीं पाएंगे, क्या हमने इसको पहले आपको नहीं बताया, तो बिल्कुल बताया है, तो निकाल के बताइए। कह रहा है जो गाँव के 30% लोग हैं वो शिक्षित हैं, और गाँव की जो कुल जनसंख्या है 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोग कितने हैं। देखिए गाँव की कुल जनसंख्या कितना है, 100%, गाँव की कुल जनसंख्या कितना है, 100%, इसमें से शिक्षित 30, शिक्षित 30, यहाँ लिख देते हैं शिक्षित। अगर शिक्षित 30 हैं तो बताओ अशिक्षित कितने होंगे, अशिक्षित कितने होंगे, कैसे निकालेंगे,
100 में से 30 घटा दीजिए, कितना आएगा? 70। अब कह रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या हमको बताना है। कुल जनसंख्या कितना है? 6600। कुल जनसंख्या 100%, तो ये किसके बराबर है? 6600 के। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी पता चलेगी? 66। हमें अशिक्षित लोगों का पता करना है। 7 गुणे 66 तो हमें पता चल जाएगा। 7 गुणे 7 कीजिए तो 42 गुणे 2 करें 4 4 6 6 2 2 46 20 ठीक। अब पूरा कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। ठीक है ना? आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल, बहुत आसान है। कैसे पता करेंगे? यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100%। कुल विद्यार्थी कितने हैं? परसेंट। अच्छा, उसमें से लड़के कितने हैं? उसमें से लड़के, तो लड़के क्या कह रहा है? 70%। अगर लड़के 70% तो लड़कियां कितनी हैं? 30%। ठीक, यहां तक पूरा क्लियर। कह रहा है और लड़कियों की संख्या 504 है। यहां कह रहा है लड़कियां 30% है और 30% का वैल्यू कितना है? 504। तो हमसे पूछा कि लड़कों की संख्या मतलब 70% का वैल्यू क्या होगा? क्या नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे? 504 गुणे 70/30। कैसे? 30 का मान 504, तो एक का मान 504/30। 70 का मान के लिए हमें 70 से गुणा करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से इसको काट दीजिए। बेसिक रूप से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 गन्ने 3 2 5 3 छक 18 और 3 अठे 24 168 गुणे 7। तो 8 सते 56, लास्ट में 6 एक में ही है 1176। 7 अठे 56, हाँ ठीक, लास्ट में 6 एक में ही है, तो कौन सा सही होगा? क्या लिखा है? 1176। लड़कों की संख्या कितनी है? 1176। आया समझ में? कैसे किया? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 100%। ठीक, 100% में लड़के कितने हैं? 70%। और तो लड़कियां कितनी बची? 30%। 30% लड़कियां हैं। हमें 30% की वैल्यू कितना दिया है? 504। अगर 30% की वैल्यू 504, हमें क्या पता करना है? 70%। तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व किया, आया 168 गुणे 7। तो यहाँ से यूनिट डिजिट, जैसे सवाल को अगर कम समय में लगाएंगे तो 8 का 7 में गुणा करेंगे, कितना? 56। तो अब 6 तो लास्ट में रहेगा ही, तो हमने केवल यूनिट डिजिट देखा और उत्तर लगा। चाहे तो आप पूरा गुणा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 1100 लड़के, क्या एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तदनुसार परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा, यह बताना है आपको। हमने आपसे इसके पहले क्या बताया था कि आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इस पर फोकस करें कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। ठीक, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। कितने लोगों ने परीक्षा में भाग लिया, हमें यह पता होना चाहिए। तो कितने लोगों ने? देखिए 1100 लड़के थे, 1100 लड़के, और 50% लड़के नहीं भाग लिया। तो 50% का मतलब कितना? आधा। तो कितनों ने भाग लिया? 1100 का आधा करेंगे कितना आएगा? 550। ठीक है ना? 5 10 फिर क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या 900 और इसमें से 40% केवल लड़कियों ने भाग लिया। तो 40% का मतलब 360। 900 का 40%, 9 चौक 36, 360। तो कितने लोगों ने भाग लिया? 0। 5 11 के 1 हासिल है, 5 3 8 और 1 9, 910 लोगों ने भाग लिया। कुल कितने लोग थे? 2000। मतलब 2000 में से केवल 910 लोगों ने भाग लिया। तो कह रहा है परीक्षार्थियों का प्रतिशत, 910 लोगों ने भाग लिया 2000 में से, तो हमको प्रतिशत निकालना है गुणे। तो इसे सॉल्व कीजिए, 2 से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से कट गया, तो कितना आएगा? 45.। आया समझ में? आया ना? तो इसी तरीके से हम सारे प्रश्नों को समझते चलेंगे। 1100 लड़के 900 लड़कियां, 1100 लड़के 900 लड़कियां, 50% लड़के ने परीक्षा में भाग लिया। कितने ने भाग लिया? 510, 550 लोगों ने। 900 में से 40%, तो 360 लोगों परीक्षार्थियों ने भाग लिया। तो कुल कितने लड़कों ने? तो 910 मतलब 550 लड़के और 360 लड़कियां, कुल मिला के 910 लड़के हुए, मतलब विद्यार्थी हुए, परीक्षार्थी हुए जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया। कुल के थे 2000। 2000 में से हमको 910 का परसेंटेज निकालना है, तो 2 से भाग देंगे 91 में कितना आएगा? 45.5। ठीक, प्रश्न आ गया समझ में? इस तरीके से जो हमारे आज प्रश्नों की श्रृंखला थी वो समाप्त हुई। हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए।
सवाल हल्के हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत कठिन है, लेकिन एसएससी जीडी और यूपीपी की परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। और हम देखिए, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की नहीं, भारत के जितने भी स्टेट एग्जाम है उसमें यही लेवल रहता है मैथ्स में। अगर जिसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी है उसका नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम में यही लेवल रहता है। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछता, लेकिन बस क्या है, परीक्षा में समय ज़्यादा लगता है। आपको सवाल लगाने आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परीक्षा में कितना कम समय में लगाएंगे, फिर फर्क इससे पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रश्नों को, श्रृंखला को जारी रखेंगे, क्योंकि हमने अभी एडवांस लेवल को नहीं पढ़ा है। कल का जो लेक्चर होगा वो कुछ और अच्छा होगा, जिससे कल के लेक्चर के बाद हमारा परसेंटेज खत्म। आप लोगों को बहुत इंजॉय आया होगा, तो और यही मैं चाहता भी हूँ कि आप लोगों को मजा आए, सारे प्रश्न समझ में आए। तो चलिए इस लेक्चर का समाप्त करते हैं। फिर एक चीज़, लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों में क्या करेंगे से, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद साथी।